अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी और आपकी तैयारी में एक चीज़ का इजाफ़ा कर रहा हूँ। वो हमारे पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मेरी तरफ से आपके लिए है गेस्ट पेपर। आज हम फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर पे और उसमें मौजूदा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को लाजमी करके जाएं, लॉन्ग पोर्शन के लिए भी और शॉर्ट पोर्शन के लिए, ताकि जो पेपर है वो हमारा अच्छा हो। सबसे पहले अगर बच्चों हम फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में जो शॉर्ट पोर्शन हमारे पास है उसमें अनसर्टेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर सब्ट्रैक्शन का केस है, एडिशन का केस है, पावर का केस है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और ये जो केसेस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर पूछता है। तो कोशिश करें कि ये जो केसेस हैं ये अच्छे से तैयार करके जाएं, और क्योंकि इसके अंदर ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो बना कर देता है। एक तो एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर उसने सॉल्व की हैं, प्लस इनमें वो अपनी मर्ज़ी से वेरिएशंस करके कोई कंडीशन या कोई डाटा बनाकर दे देता है और अनसर्टेनिटीज फाइंड करने के लिए कहता है। सो अनसर्टेनिटी पे ज़रा फोकस करना है, इसकी तैयारी अपनी अच्छी करके जानी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे अगर मैं बात करूं तो मुझे ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा दिखाई देता है डिफ्रेंसिएशन बेस पर, कि इसमें ना डिफ्रेंसिएशन ही ज़्यादातर पूछता है कि डिफ्रेंशिएट करें इन बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बट समटाइम्स ऐसा भी देखने में आया कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनाता है, जैसे कि डार्ट गेम वाले क्वेश्चंस कुछ हमारी बुक के अंदर भी मौजूद हैं, और वो पूछता है कि जो पॉइंट्स हैं अगर वो एक दूसरे के करीब हों तो प्रिसीजन ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और अगर दूर हों और एक दूसरे के करीब हों और जो मेन पॉइंट है उससे दूर हों तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, प्रिसीजन ज़्यादा होगा। तो इस तरह की जो डार्ट गेम वाली डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है, बट मोस्टली जो ये क्वेश्चन पूछता है वो इनकी डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है। तीसरे नंबर पे डायमेंशन पे बच्चों चलते हैं। डायमेंशन ये वो टॉपिक है जो मैं आगे लॉन्ग में भी डिस्कस करूँगा, तो फिलहाल शॉर्ट पे बात करते हैं। तो शॉर्ट में होमोजेनिटी प्रिंसिपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या करना होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है डायमेंशंस के ज़रिए, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, कि जो हमारा फार्मूला है, जो इक्वेशन है, जो क्वांटिटी है वो ठीक है। तो डायमेंशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे सब पे अटेंशन दें, उनको अच्छे से तैयार करें। और शॉर्ट क्वेश्चन में रेयरली फिजिकल फार्मूला की डेरिवेशन भी दे देता है, कोई फार्मूला देगा, जैसे सिंपल पेंडुलम को कई बार पूछा उसने। उसके अलावा उसने हमसे पूछा हुआ है विस्कोसिटी वाला, तो उस पर भी फोकस करें। वो फार्मूला डिराइव करने के लिए कहता है, कुछ कंडीशंस आपको बताकर उससे फार्मूला डिराइव करवाता है। तो ये वैसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग पोर्शन में आने के चांसेस बनते हैं, बट इसको आप शॉर्ट के लिए भी तैयार करें, समटाइम्स ही शॉर्ट में भी आता है। फिर आ जाते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 वैसे तो देखने में बच्चों को आसान लगता है, लेकिन ना इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास कर इसकी जो एग्जांपल्स हैं, मुझे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ना पूरी बुक में कहीं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में आई हुई होती हैं। न्यूमेरिकल्स तो इसके इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसकी एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना है। ख़ासकर इसमें एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर वो आपसे जिसका बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में जिक्र भी किया हुआ है, जिसमें कहता है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड वन ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स एडेड टुगेदर, कि जो दो वेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं उनसे जो हमारे पास उन्हीं के बराबर एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, उन दोनों के दरमियान जो दो वेक्टर्स उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है उसको फाइंड कर लें। तो इसको फाइंड करने के दो तरीक़ाकार हैं, दोनों आपको मेरे नोट्स में और मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। बुक के अंदर भी एक फार्मूला से उसने सॉल्व किया, बट दूसरा आपको जो फार्मूला है वो बुक में इन एक्सरसाइजेस के अंदर नहीं दिखाई देगा, वो आपको खुद से शामिल करना पड़ता है। बट आप अगर मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इसको सॉल्व करने की टेक्निक मिल जाती है। सो सारी एग्जांपल्स को अच्छे से लेके चलेंगे। आखिर में वो टॉर्क और मोमेंट आर्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी अच्छे से तैयार करके जाएँ। उसके बाद एक मेरे जो जहन में आ रहा है, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो लैडर वाला, आई थिंक सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है लैडर वाला, जिसमें वो उसका टोटल मोमेंटम डिस्कस करते हुए आपसे पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए कहता है। सो उसको भी तैयार करके जाइएगा, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में शामिल होता है। फिर बच्चों अगर शॉर्ट पोर्शन में बात करें तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर के हमारे पास तकरीबन 4-5 कैरेक्टर्स हैं,
जिसमें हम कहीं प्रूव कर रहे होते हैं कि कम्यूटेटिव हैं, कहीं हम साबित कर रहे होते हैं कि हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है, कहीं हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सेम वेक्टर आ रहा है, और कहीं हम एक्सपेंशन मेथड के ज़रिए एक नया वेक्टर हम बना रहे होते हैं। तो तकरीबन 4-5 करैक्टर्स हैं स्केलर के, और इसी तरह 4-5 करैक्टर्स हैं हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के। इनको शॉर्ट के लिए तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में अलग सवाल बनाकर इन करैक्टर्स के बारे में पूछता है। फिर अगर वेक्टर्स की एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें, तो यहाँ मैंने चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जिनमें से पहला जो 7वें नंबर पे क्वेश्चन है उस पर अगर बात करें तो वो पूछता है कि दो अनइक्वल वेक्टर्स हैं, इनको अगर हम ऐड कर लें, सम कर लें, तो इनका जो सम है वो 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इनके आंसर्स नहीं करूँगा, आंसर्स के लिए आप कमेंट में आ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, नोट्स मेरे उठाए हैं उनके अंदर मौजूद है, लेक्चर्स मेरे देखे उनमें मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट मैं क्वेश्चंस और उनके अंदर जो मल्टीपल क्वेश्चंस निकल सकते हैं उस पर मैं बात करूँ। फिर इसी तरह से वो आपसे पूछेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर से बड़े हों, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेटर हों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। फिर इसी तरह से पूछेगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बॉडी जो है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द जो वो रोटेट करे अंडर द एक्शन ऑफ वेट। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। इसी तरह ये यहाँ पर नल वेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस के जो शॉर्ट पोर्शन आपको इस चैप्टर के शुरू में मिलता है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आ चुके हैं। सो पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस एंड सच काइंड ऑफ वेरिएशंस, कि वो इसमें वेरिएशंस करके नए तरह के क्वेश्चंस भी बना सकता है। चैप्टर 3 में आए बच्चों, तो चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ना कहें, लेकिन ग्राफ का एक पोर्शन जो है वो अहमियत का हामिल है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ग्राफ जो हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर है उसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और फिर उनके अंदर नंबर ऑफ़ वेरिएशंस हैं, बहुत सारे ग्राफ्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। यूनिफॉर्म का बनाएं, इसी तरह से वेरिएबल का बनाएं, फिर इंक्रीजिंग स्पीड का बनाएं, डिक्रीजिंग स्पीड का बनाएं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का बनाएं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का बनाएं। सो मल्टीपल तरह के ग्राफ्स हैं, और फिर उन ग्राफ्स की जो एरिया है वो भी बाजू का तो हमसे फाइंड करने के लिए कह देता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो हमें क्या मिल रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या मिल रहा है, इनके फार्मूला आपकी बुक में भी हैं, मेरे नोट्स में हैं, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद शॉर्ट पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की मुझे दिखती है वो इम्पल्स का टॉपिक है, और इम्पल्स के अंदर वो बहुत सारी बातें बच्चे हमसे पूछता है, क्योंकि इम्पल्स का जो फार्मूला होता है J=F/t, ये इसके अंदर जो टाइम t होता है ये बेसिकली फोर्स और मोमेंटम के चेंज को डील कर रहा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल, जैसे कि वो पूछता है कि हम गाड़ियों के आगे जो क्रम्पल जोन्स हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, गाड़ियों के जो फ्रंट हैं वो सॉफ्ट या प्लास्टिक के क्यों बने हुए होते हैं। फ्रेजाइल मटेरियल्स को पैकअप के लिए या उनको हम पैक करने के लिए स्टायरोफोम या सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं। हेलमेट का यूज़ क्यों करते हैं, सीट बेल्ट का यूज़ क्यों करते हैं, एयर बैग गाड़ियों के अंदर जो लगा हो हम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं। हम दीवार को किक करते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होता है, फुटबॉल को किक करते हैं तो पेन कम होता है। तो मल्टीपल तरह के क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं, लेकिन इन सब का जो आंसर है वो एक ही रेफरेंस से निकलता है, और वो हमारे पास है इम्पैक्ट टाइम। सो टाइम के रेफरेंसेस को आप जस्टिफाई करोगे और सबका आंसर ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो केसेस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक तो हमारे पास एक अहमियत की हामिल इसकी 3 बातें हैं, जिनमें हाइट ऑफ फ्लाइट आ जाता है, जिसमें रेंज ऑफ फ्लाइट आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। ये 3 बातें इसकी इंपॉर्टेंट हैं, बट इसके अंदर भी हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे कि वो आपसे पूछता है कि हाइट और जो रेंज हैं इनके दरमियान क्वार्टर का रिलेशन कब आता है, 1/4 का रिलेशन कब आता है, और कौन 1/4 होता है हमारे पास एक दूसरे से। एक तो रिलेशन ये इस तरह से आ जाता है। फिर वो आपसे पूछता है कि मैक्सिमम रेंज जो है वो किस एंगल पे आती है, उसको मैथमेटिकली हमें प्रूव करना होता है। फिर वो आपको कहता है कि 2 एंगल्स का पेयर है, तो बताएं किस पेयर के लिए रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। तो हम उन पेयर ऑफ एंगल्स का सम निकालते हैं, देखते हैं कि जिसका सम 90 आ रहा होता है वो हमें मैक्सिमम रेंज दिलवा रहा होता है। इसी तरह से वो हमसे पूछता है कि जो रेंज और हाइट है ये दोनों बराबर किस डिग्री पे होते हैं, किस एंगल पे होते हैं। तो गालबन ये 76 डिग्री पे एंगल निकल रहे होते हैं। ये केसेस हैं जिन्हें आपने अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगेन कहूँगा कि इसमें आपको परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स में मौजूद हैं। नहीं है नोट्स तो आप व्हाट्सएप कर लें, व्हाट्सएप आपको नंबर मेरा यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, जिसके पास नहीं है कमेंट में आ जाएँ, मुझसे व्हाट्सएप पर नंबर ले लें
वहाँ बात कर लें, कमेंट में बात कर लें, जहाँ आपको आसानी लगती है कर लें, चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। चैप्टर 4 में आए तो चैप्टर 4 के अंदर वर्क के कुछ केसेस हैं और ये इंतहाई आसान है, लेकिन पूछता है कि वर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब वर्क ज़ीरो होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो केसेस ऑफ वर्क डन जो है इस पर आपने फोकस करना है। फिर वर्क आ जाता है वर्क डन इन ए क्लोज पाथ। क्लोज पाथ से मुराद सर्कुलर पाथ हो सकता है, क्लोज ट्रायंगुलर पाथ हो सकता है, रेक्टेंगुलर पाथ हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है। तो इन सब का आंसर मैं एक ही कर रहा हूँ कि इन सब का जो टोटल वर्क होता है वो बच्चों ज़ीरो होता है। याद रखना है कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी इंतहाई अहम टॉपिक है और स्केप वेलोसिटी की एक वैल्यू जो ये एमसीक्यू में भी पूछता है कि अगर हम हाइट चेंज कर दें, रेडियस चेंज कर दें तो स्केप वेलोसिटी कितनी निकलेगी, या जो ज़मीन की स्केप वेलोसिटी है वो कितनी है। इस वैल्यू को आप मीटर्स पर सेकंड में बताएं और किलोमीटर पर आवर में बताएं। फिर इसका एक फार्मूला है क्रिटिकल टाइम के साथ, उसके बारे में वो हमसे पूछता है। फिर इसी के फार्मूला के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड की पुटिंग करवा कर हमारे पास कुछ वेरिएशंस के साथ क्वेश्चंस जो है ये पूछता है। तो इसको भी शॉर्ट पोर्शन के लिए आपने अच्छे से समझना है। अच्छा, कभी इसके साथ बच्चों हमारे पास ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करने के लिए आ जाता था, उसकी डेरिवेशन आ जाती थी। तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र लगा लें कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है इस चैप्टर के अंदर उसको भी थोड़ा सा आप देख के चले जाएं, क्योंकि उसमें भी वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी पूछता है। पहले तो खैर इंपॉर्टेंट था अब, लेकिन उसने थोड़ा सा इसको बोर्ड में कम कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 में आए तो चैप्टर 5 के अंदर हमारे पास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ है, जैसे कि सफ़ियर हो गया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, रॉड हो गया, हूप हो गया, डिस्क हो गया, सफ़ियर है, सॉलिड सफ़ियर है, हेमी सफ़ियर है। ख़ासकर आप उन पे फोकस करें जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। एक तो इनकी वैल्यूज़ को याद कर लें और इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो स्पीड है, वो फाइंड आपको करनी आनी चाहिए। क्योंकि जो नेक्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा है ना वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप एंड डिस्क है, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो स्पीड भी है। काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है हूप डिस्क की, सफ़ियर की, इसी तरह से वो इनकी स्पीड भी पूछता है और फिर इनकी स्पीड के दरमियान का रिलेशन भी आपसे वो पूछता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है, कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। तो स्पीड वाले जो पोर्शन है ना उसको भी अच्छे से करना। और मुझे ये जो सवाल है, बहुत रेयर पेपर ऐसे हैं बोर्ड के जिनमें ये दिखाई ना दिया हो। ये या तो एमसीक्यू में रिलेट करवा रहा होता है, ये शॉर्ट में रिलेट करवा रहा होता है, या किसी लॉन्ग के पार्ट में डाल कर दे देता है। बट इस साल तो लॉन्ग में अब पार्ट्स हैं नहीं, तो लॉन्ग में अगर ये आया तो फुल डिटेल बना कर देगा, काइनेटिक एनर्जी भी निकालें, स्पीड भी निकालें, बट चांसेस कम हैं। इसके ज़्यादा चांसेस शॉर्ट में बन रहे हैं, तो शॉर्ट के लिए इसको अच्छे से तैयार करना है। आगे चलें तो फिर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जिसके अंदर वो हम एक स्टोन को बांधते हैं, टाई करते हैं विद थ्रेड, और फिर उसके एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं। इसी तरह जो डाइवर का जंप है उसमें जो समर साल्ट्स आ रहे होते हैं, टक पोजीशन आ रही होती है, इन बातों को अच्छे से पढ़ें। फिर स्टूल के ऊपर जो जिमनास्टिक करने वाला पर्सन है वो कभी अपने आर्म्स को ओपन करता है, कभी क्लोज करता है, जस्ट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द एंगुलर स्पीड, और पर्पस क्या होता है, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन पे आपने फोकस करना है, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनाता है। इसके बाद रियल और अपेरेंट वेट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है ना वो हमारे पास इसमें आगे आके वेटलेसनेस पे वो बात करता है। तो वेटलेसनेस को अच्छे से समझ के जाएं और एक कंडीशन ये भी देख के जाएं अच्छे से। वैसे तो पूरा ये टॉपिक कर लें, लेकिन ये जो जिन पे बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा पूछता है। और फिर ये देख के जाएं कि वेट जो है वो हमारे पास कब इंक्रीज़ हो रहा होता है, जो हमारे पास अपेरेंट वेट है वो रियल से कब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन मैथमेटिकली भी आनी चाहिए और वैसे भी याद होनी चाहिए कि जब हमारे पास जो एलिवेटर है वो अपवर्ड जाएगा तो होगी, या जो नीचे आएगा तो होगी। अच्छा, अभी हम चलते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में शॉर्ट पोर्शन जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन जो एक पोर्शन है उसमें से काफ़ी सारे सवाल निकालता है। सबसे पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी है, उसका फार्मूला याद रख लें। उसके फार्मूला के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक तो न्यूमेरिकल टाइप वो क्वेश्चंस बनाता है, फिर वेलोसिटी का जो चेंज है वो पूछता है, फिर ये पूछता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हाई मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं, हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स की उसका क्या रिलेशन होगा, और जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रिलेशन क्या होगा। तो ये रिलेशन मैं बोल भी रहा हूँ, जो स्लो मूविंग होते हैं उसके अंदर जो रिलेशन निकलता है वो आपकी बुक के अंदर एग्जैक्ट मौजूद है। ये रिलेशन होता है विद आर स्क्वायर,
ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसके अंदर जस्ट सिंपल हमारे पास आर आ जाता है। जो स्लो मूविंग है वो आर, और जो दूसरे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा गलत बोल गया, जो स्लो मूविंग हैं वो आर के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आता है, और जो हाई स्पीड मूविंग होते हैं उनके साथ आर स्क्वायर आ जाता है। तो एक तो ये रिलेशन इसमें से वो आपसे पूछेगा कि जो फार्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, स्लो मूविंग के लिए या फास्ट मूविंग के लिए। तो ये हमारे बुक वाला जो रिलेशन है ये स्लो मूविंग के लिए वो दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे वो पूछता है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशंस की बेशुमार इक्वेशंस हैं यहाँ, आगे एप्लीकेशंस हैं। एक तो फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन है, फिर हमारे पास स्विंग ऑफ टेनिस बॉल है या जो स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल है वो है। उसके बाद हमारे पास एटमाइज़र है, परफ्यूम बॉटल स्प्रे है, एयर क्लीनर है हमारे पास, फ़िल्टर है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास ट्रेन एक्सीडेंट है, इसी तरह हमारे पास स्पाइटर ट्यूब है, वेंचुरी मीटर है, कार्बोरेटर है। सो ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ, और इवन टोरिसेलीज थ्योरम इसके अंदर शामिल होता है। सो ऑल आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये इन तमाम तर पर कोई ना कोई सवाल बनाकर पूछ लेता है, या तो इनकी वर्किंग पूछ लेता है या इनके प्रिंसिपल्स पूछता है और इनके साथ रीजनिंग पूछता है। इन तमाम तर की रीजनिंग में ज़्यादातर जो बात चल रही होती है वो प्रेशर और स्पीड का रिलेशन चल रहा होता है, जो कि इन्वर्स रिलेशन होता है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 7 पे बच्चे जाते हैं। चैप्टर 7 के अंदर भी आपको चंद बातें ही शॉर्ट में इंपॉर्टेंट दिखेंगी, क्योंकि इसमें से लॉन्ग निकलता है और ऊपर वाले छठे से भी लॉन्ग ही ज़्यादातर निकलता है। एक तो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का जो हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है उनके दरमियान ये रिलेट करवाता है, रिलेशन क्या है, ठीक है। वो जो मैथमेटिकल फार्मूला कुछ मौजूद हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशंस को रिलेट करके उनके फार्मूला को हम डिराइव कर रहे होते हैं। तो वो उन इक्वेशंस में आपसे पूछता है कि अगर x नॉट हम 0 कर दें तो स्पीड कितनी होगी, अगर हम x नॉट x के बराबर कर दें तो क्या होगा। लाइक उन फार्मूला के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो करवा कर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट जैसे रिलेशंस के बारे में हमसे पूछता है। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में भी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड हो गया, हमारे पास ब्रेकेज ऑफ ब्रिज हो गया, इसी तरह हमारे पास आ जाता है ब्रेकेज ऑफ ग्लास हो गया, इसी तरह हमारे पास जो है न्यूटन क्रैडल है, जिसके अंदर हमारे पास जो बॉब्स हैं, पेंडुलम्स हैं, वो स्विंग कर रहे होते हैं सेम टाइम पे, जिनकी लेंथ सेम होती है, और जो बाकी हैं वो अपने पीरियड के रिस्पेक्ट से बाकी लेंथ्स को फॉलो करते हुए उनके साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। इसी तरह रेजोनेंस में अगर हम और आगे बात करें तो जो हमारे पास लाइक कुकिंग वाला मैंने कहा, MRI मशीन के अंदर जो हमारे पास काम चल रहा होता है वो रेजोनेंस की एप्लीकेशन। तो जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, रेडियो ट्यूनिंग हो गया, ठीक है, ये सारी इसी की एप्लीकेशंस हैं। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इन एप्लीकेशन में सवाल निकालने के या आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। चैप्टर 8 में आए तो चैप्टर 8 में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए। नंबर 1 आए फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिनमें वो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन तमाम तर चीज़ों का जिक्र करता है। सो इन रिलेशंस को लेके चलें, खासकर जो प्रेशर और डेंसिटी वाले रिलेशंस हैं उनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास केसेस ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में जो हम लूप्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम 1/2, फिर हम कहते हैं कि स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब फ्रॉम 1/4, डिस्टर्ब फ्रॉम 1/6, यानी जिसमें एक लूप बन रहा होता है स्टेशनरी वेव का, फिर 2 बनते हैं, फिर 3 बनते हैं। उनमें हम उनकी फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो केसेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर ऑर्गन पाइप के 2 केसेस हैं कि ओपन हो तो हमारे पास क्या फंडामेंटल्स आएंगे, और जो क्लोज हो तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज क्या आएंगी। और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ओपन क्लोज के साथ ना इनके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। क्लोज की जो n की वैल्यूज़ हैं वो कुछ और होती हैं, और जो n ओपन के लिए होती हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये आपको ओपन एंड क्लोज के रिलेशंस के साथ न्यूमेरिकल भी देता है, और शॉर्ट में पूछता भी है कि ऑर्गन पाइप क्लोज है तो बताएं इसका जो फर्स्ट फंडामेंटल है वो कौन सा होगा, और इन n की वैल्यूज़ के ज़रिए इसको रिलेट करवाता है। आप रिलेट तभी कर सकेंगे जब आपको n की वैल्यूज़ पता होंगी कि ओपन के लिए 1 2 3 4 5 n की वैल्यूज़ हैं, और जो क्लोज्ड हैं उसके लिए हमारे पास n की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं इनको आप याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास डोपलर इफेक्ट के केसेस। डोपलर इफेक्ट में हमारे पास 6 केसेस बनते हैं।
एक आधा केस जो वो शॉर्ट में आ सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो सोर्स है मूविंग टुवर्ड द लिसनर या लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, बोथ आर मूविंग टुवर्ड, बोथ आर मूविंग अवे, इस तरह के केसेस हैं। प्लस शॉर्ट में इस तरह भी पूछता है कि लिमिटेशंस या ड्रॉबैक क्या हैं। लिमिटेशंस ये होती हैं कि अगर बॉडीज़ पैरेलल चल रही हों या राइट एंगल पे चल रही हों तो डोपलर जो इफेक्ट है ये वैलिड नहीं होता सिचुएशन में। और इसकी भी एप्लीकेशंस में एक तो रेडार का नाम है, इसके बाद जो फ्लाइट ऑफ या जो इकोलोकेशन ऑफ बैट है उसको आप याद रखोगे। जो चमगादड़ है वो अपने रास्ते को नेविगेट करने के लिए भी डोपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। चैप्टर 9 पे आ जाएं। चैप्टर 9 के अंदर हमारे पास जो डायफ्रैक्शन वाला पोर्शन आ जाता है ना, डायफ्रैक्शन वाले पोर्शन में आगे जाकर एक्सरेज डायफ्रैक्शन जब आती हैं तो उसमें हमारे पास आता है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ जो इम्पॉर्टेंट है एक्सरेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्रिस्टलोग्राफी के मकसद के लिए। ग्रेटिंग एलिमेंट स्टडी किया जा रहा होता है, नेचर ऑफ क्रिस्टल को स्टडी किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रैग्स लॉ। फिर आ जाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की आगे टाइप्स हैं, फिर पोलराइजेशन होती क्या है, और पोलराइजेशन स्टडी करते हुए हम लाइट की कौन सी नेचर को कंसीडर कर रहे होते हैं। लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को कंसीडर करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए पोलराइजेशन जो है वो हर तरह की वेव्स नहीं दे सकती हैं। फिर इसी के एंड में पोलराइजेशन में ब्रेवस्टर्स लॉ है, जिसका एक फार्मूला भी है, छोटी सी डेरिवेशन भी है, एक एंगल का रिलेशन भी निकलता है। इसको आप अपने जहन में रखें। है छोटा सा आसान सा लॉ है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है। ये पुराने पेपर में अगर देखा जाए तो पुराने हमें पेपर्स में ये दिखाई देता है। फिर आ जाता है लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके अंदर जो वर्क डन होता है वो कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, किसका क्या वर्क है, ये वर्क आपसे फाइंड करवाने के लिए कहता है। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा ये CP माइनस CV ग्रेटर देन R। ये तो मैं कहूँगा कि अक्सर और बेशतर पेपर में आया हुआ होता है और इस बार भी इसके आने के कुछ चांसेस बन रहे हैं। तो ये रिलेशन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव आप सबको करना आना चाहिए। फिर आ जाता है बच्चों हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 10। वो हमारे पास है केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। एक हीट इंजन की फॉर्मेशन की बात कर रहा है और जो दूसरा है वो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। जो केल्विन होता है वो हीट इंजन पे है, उसको एक्सप्रेस करता है, और जो क्लासियस स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर की फॉर्मेशन उसकी वर्किंग पे बात करता है। तो इस इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि आप इसको देख लें, आपका वक्त ज़ाया ना जाए, इसलिए मैं फ़ौरन से जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चंस में स्पीड में बोलता जाऊँगा, इनको आपने इग्नोर नहीं करना है, इनको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो फिजिकल फार्मूला ऑफ डायमेंशंस, पूरे फार्मूला आपसे डिराइव करवाएगा कुछ कंडीशंस देने के बाद। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि सिंपल पेंडुलम के लिए वो पूछता है, विस्कोसिटी के लिए वो पूछ चुका है। इसी तरह से कुछ और चंद फार्मूला हैं जो ये बोर्ड में बार बार पूछता है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। फिर स्केलर और वेक्टर जो है ये अलग अलग पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। पहले वो आपसे डिफाइन करवाएगा, फिर बेसिक एग्जांपल्स मांगेगा, फिर उसके बाद उनके करैक्टरिस्टिक्स मांगेगा। तो लॉन्ग के लिए ये तैयार होने चाहिए। फिर आगे चलें तो वन डायमेंशनल कोलाइन है। वन डायमेंशनल कोलाइन के अंदर वेलोसिटी ऑफ रिसेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करने के लिए कहता है V1 प्राइम एंड V2 प्राइम। ठीक हो गया। ये दो इसके अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है, कभी कभी वो दो बीच में से बातें निकालता है कि हाइट फाइंड कर लें, रेंज फाइंड कर लें, टाइम फाइंड कर लें। तो 3 कभी भी देता है और कभी 3 में से 2 भी वो दे देता है। फिर आ जाता है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके अंदर वो 3 पाथ आप चूज़ करते हो, एक वेरिएबल हैं, 2 कांस्टेंट हैं, और तीनों पास में जो वर्क आ रहा है वो सेम होता है। और फिर आप आखिर में कंक्लूड करते हो कि जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बच्चों वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसके अंदर जो वर्क हो रहा होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी पाथ से, यानी वर्क हमेशा ही सेम आता है इसमें। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इस बार इसके आने के चांसेस बन रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। इसकी डेरिवेशन को तैयार रख लें। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के आने के चांसेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक थ्योरम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक थ्योरम है जिसकी मदद से इसके फार्मूला को हम डिराइव करते हैं। उस थ्योरम को अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि उसका इस्तेमाल आपको डेरिवेशन में करना पड़ता है। नहीं अगर समझ में आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मुझसे सीखें, पूछें इसके बारे में।
फिर अगेन रोटेशनल इनर्शिया आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड्स निकालने के लिए बाज़ दफ़ा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक तो लाजमी आनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बर्नौलीज इक्वेशन। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक तो आती है। फिर आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये भी वो क्वेश्चन है जो अक्सर और बेशतर आया हुआ होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चैप्टर 7 के अंदर मौजूद है। इसकी एक डेरिवेशन है मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ, तो इसको अच्छे से डिराइव करना आपको आना चाहिए। फिर आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड के अंदर स्पेशली वो लेप्लेस करेक्शन के बारे में पूछता है, जो फार्मूला अगेन डिराइव किया था लेप्लेस ने न्यूटन्स के फार्मूला की मिस्टेक की वजह से, तो इसकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए। डेरिवेशन इसकी काफ़ी लेंथी है और बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से सीख के जाना पड़ेगा। डोपलर इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी वो 2 इसके केसेस देता है, कभी 3 दे देता है, कभी 4 भी दे देता है, तो पे अटेंशन टू द डोपलर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई तो इसमें से केस निकालेगा, या तो शॉर्ट में या वो लॉन्ग में इसको लाजमी देगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर में से मैं साल कहूँ तो इसी के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। सो पे अटेंशन टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं शॉर्ट के लिए, बट इसको लॉन्ग के लिए भी तैयार रखें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन हैं विद ब्रेस्टर्स लॉ, जिनकी मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ। तो पोलराइजेशन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग पोर्शन। फिर आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम उन 4 प्रोसेसेस का जिक्र कर रहे होते हैं और उन 4 प्रोसेसेस के हम वर्क भी फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये लॉन्ग में भी पूछता है, और अगर लॉन्ग में ना पूछे तो फिर वो शॉर्ट में अलग अलग केस निकाल के उनके वर्क्स आपसे निकलवाता है। बट इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दिखती है लॉन्ग के लिए, वो कॉर्नो इंजन है, क्योंकि कॉर्नो इंजन जो है उसका शॉर्ट में एक ही सवाल पूछ सकता है कि क्या ये वाकई प्रैक्टिकली आइडियल भी है या थ्योरेटिकल आइडियल है, या बताएं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, या ये पूछता है कि एफिशिएंसी इसकी क्यों 100% नहीं है। बट इसके ज़्यादा चांसेस बन रहे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो ये तमाम सवाल थे, मैं इनकी पिक्चर पेपर की बनाकर भी अपलोड कर देता हूँ पोस्ट में, आप उसको वहाँ से भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और एक मरतबा इन तमाम तर सवालों को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। इनमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी आप रब्ता करें और अपनी जो क्यूरी है उसको ख़त्म करें। पेपर में इस क्यूरी को लेके ना जाइएगा, क्योंकि ऐसे जाने से मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी और जो चीज़ें आती हैं वो भी आपकी ख़राब होने लग जाएंगी, आपको मुश्किल में ले जाएंगी। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बच्चों एंड कर रहा हूँ। होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेपर इसी गेस्ट पेपर में से आएगा। और दुआ है कि अल्लाह आपकी तैयारी अच्छी फरमाए और पेपर में आपके लिए आसानियाँ फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।